हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीपीएससी क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करने का नोटिफिकेशन बीपीएससी आयोग द्वारा रिलीज कर दिया गया है, जो कि आप जानते हैं 6 तारीख को आपको जो 13 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला उस डेट के लिए आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा। और जो 4 तारीख को जो कल ही का डेट है आपको, उसमें 4 तारीख को कौन सा एग्ज़ाम कर दिया जाएगा आपको, जो सहायक पदाधिकारी का जो एग्ज़ाम है उसका आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जाएगा। तो आपके पास समय अब बहुत कम है बीपीएससी एग्ज़ाम को लेकर, 71वीं बीपीएससी पीटी को लेकर आपके पास समय बहुत कम है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर प्रैक्टिस करें, एक मैराथन सीरीज ला रहे हैं हम लोग, मतलब एक स्टार्ट ही कर रहे हैं आज से। इसमें क्या करेंगे कि क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, जो आपका मेन क्वेश्चंस होता है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चंस अगर देखेंगे हिस्ट्री से पूछा जाता है, पॉलिटी से पूछा जाता है, ज्योग्राफी से पूछा जाता है, और बहुत सारा करंट अफेयर्स। आप जानते हैं करंट अफेयर्स का कितना योगदान है, मतलब कितना इंपॉर्टेंस है आपके किसमें, बीपीएससी के पीटी में। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक मैराथन सीरीज शुरू करते हैं करंट अफेयर्स प्लस जीएस का सारा टॉपिक्स का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग यहाँ डिटेल में समझेंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करें, ऑब्जेक्टिव लगाएं, ज़्यादा क्वेश्चंस, क्योंकि अब समय आपका पढ़ने का नहीं है। अब आप किताब को बंद करके रख दिए, क्योंकि आपके पास जो 10 दिन बचा है इसमें ज़्यादा से कोशिश कीजिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। आपका हैबिट डेवलप होना चाहिए, समझ रहे, आदत बनेगा आपका 10 दिन के अंदर, ये 7 दिन 8 दिन जो भी है। क्योंकि आप 1-2 दिन तो ट्रैवलिंग में ले लेंगे, वो पता है, बहुत सारे लोग मतलब दिल्ली से आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत जगह से अपना मतलब एग्ज़ाम देने आते हैं, बहुत अलग अलग स्टेट से आते हैं, और बिहार में भी जो है उनको भी ट्रैवलिंग में 1-2 दिन का समय लग जाता है, और लास्ट में उसे पढ़ाई भी नहीं होता। तो आपके पास जो भी 7 दिन 8 दिन 10 दिन बचा है, इसमें आप क्वेश्चंस लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, एमसीक्यू जितना भी हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, समझ रहे ना। और इसी से आपका सिलेक्शन भी होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस तरह से देखा और मैंने भी ये चीज़ अप्लाई किया अपने ऊपर, तब मैं आपको यह चीज़ बता रहा हूँ। आप लगाइए, फिर आपको जो इसका रिजल्ट है वो पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हिस्ट्री का क्वेश्चन। तो अगर हम हिस्ट्री की यहाँ बात करें तो आपको जो यहाँ पर सबसे पहले हम हिस्ट्री का 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगर हिस्ट्री में देखें तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके साथ जो सॉल्यूशन होना चाहिए, सॉल्यूशन को एक अच्छे से डिस्कस करेंगे, जो कि आपको ज़्यादा आसानी होगा समझने में, प्लस आप वो चीज़ को याद रख पाएंगे। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें, यहाँ क्या बताया जा रहा है, पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। जो इसमें हमारा जो स्टेटमेंट इसमें दिया गया है, बताया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इज रिलेवेंट टू सावित्री फुले। आप जानते हैं अभी एक मूवी बना था, फुले करके मूवी बना था, जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी रहा था उसके पीछे, बहुत ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं कि क्रिटिसाइज़ किया गया था उसको। तो उस मूवी में क्या दिखाया गया आपको, फुले मतलब जानते हैं कि जो ज्योतिबा फुले थे वो एक महान मतलब सामाजिक कार्यकर्ता, मतलब बोल सकते हैं कि सोशल रिफॉर्मर थे, अगर आप बोल सकते हैं तो, मतलब सोशल रिफॉर्म में तो उन्होंने समाज के लिए बहुत सारा काम किया। अगर देखें जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो मतलब तथाकथित जिनको हम लोग बोलते हैं जो लोअर कास्ट से आते हैं, जिनको अनटचेबल्स का रूप माना जाता है, छुआछूत जिनके साथ किया जाता, उन सारे लोगों को उन्होंने ऊपर उठाया। उन सारे लोगों को एक समाज में जो जगह होना चाहिए, एक स्टेटस होना चाहिए, जो बहुत सारे वर्णा के द्वारा ऑक्युपाई किया गया था, उनमें वो उठाकर वो ऊपर ले गए। उन्हीं की मतलब पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फुले। उन्होंने भी जो गर्ल्स एजुकेशन की अगर बात करते हैं इंडिया में, तो सबसे पहला जो गर्ल्स स्कूल भी खोला गया था वो सावित्रीबाई फुले द्वारा ही, आपको ज्योतिबाई फुले द्वारा ही मिलकर खोला गया था। तो इनकी पत्नी थी, इनको भी उन्होंने पढ़ाया। मूवी में बहुत अच्छा से दिखाया गया दोस्तों, आप जरूर से जरूर उस मूवी को देखें, जो सामाजिक काम के लिए या सामाजिक चीज़ों को दर्शाता है, जो सामाजिक का जो कुरीतियाँ है, जो मतलब बोल सकते हैं सोशल इविल्स को जो दर्शाता है, उसको आप अच्छे से अगर देखेंगे तो आपको बहुत चीज़ उसमें समझ में आए, क्या रियलिटी। हिस्ट्री तो आप पढ़ ही रहे हैं, प्लस उस तरह के मूवी को आप देखें। अभी नहीं देखना, अभी इसका मतलब नहीं कि मैंने बोला आप जाके मूवी सर्च, नो, मूवी आपको नहीं देखना, अभी आपको क्वेश्चन लगाना है, एग्जाम के बाद देखेंगे। लेकिन अच्छा मूवी आप ज़रूर देखिए, आपको पता चलेगा कि कितने मतलब कि समाज का दबाव भी झेलकर, समाज का बहुत ज़्यादा उन पर मतलब दबाव हुआ था, बहुत ज़्यादा उनको मतलब कि प्रताड़ित भी किया गया था, फिर भी वो इस चीज़ से नहीं डरे, फिर भी वो आगे बढ़े और एक मतलब स्टेटस दिलवाएं। जितने भी वुमेन्स थी, उन लड़कियों को उन्होंने पढ़ाया, उन औरतों को, उन महिलाओं को उन्होंने आगे बढ़ाया, महिला सशक्तिकरण की उन्होंने बात की। पहला मुस्लिम ने पहला एजुकेशन जो स्कूल होता है, वो स्कूल की स्थापना आपको इसी समय में किया गया था। तो यहाँ पर क्या है, पहला ऑप्शन हमने वो बात किया सावित्रीबाई फुले एस्टैब्लिश इंडिया फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इन पुणे इन 1848। इसमें बताया गया कि 1848 में पहला स्कूल खोला गया था सावित्रीबाई फुले द्वारा, जिसमें कि एजुकेशन को गर्ल्स, शूद्राज और दलित के लिए प्रमोट किया गया। ये बात सही है,
ये बात हमारा क्या है इसमें सही है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। सी लेड हर हस्बैंड ज्योतिराव फूले, उनके हस्बैंड का क्या नाम था, ज्योतिराव फूले, फनरेल प्रोसेसन एंड परफॉर्म द लास्ट राइट डिफाइंग द ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स। आप जानते हैं कि सावित्रीबाई फूले ने इस जेंडर रोल को, आप जानते हैं कि क्या होता है कि हमारे समाज में अगर देखेंगे तो जो भी मतलब लोग मृत हो जाते हैं या बोल सकते हैं जिनका देहांत हो जाता है, तो उनका जो अंतिम संस्कार है वो घर के जो बड़े जो बड़ा मतलब उनका संतान होता है, या जो मतलब महिला नहीं, मतलब कि आपको उसमें पुरुष होना चाहिए, तो जो मतलब कि बोल सकते हैं जो मेल होता है, मेल के द्वारा ही लास्ट राइट्स आपको पूरा चीज़ करवाया जाता है। लेकिन ये चीज़ आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सामाजिक को कुरीतियों को ख़त्म करने का पूरा एक मुहिम चला था उस समय। तो अगर देखेंगे तो ज्योतिराव फूले का जो लास्ट फंडल था, उनका जो पूरा परफॉर्म किया गया लास्ट राइट, जो पूरा मतलब बोल सकते श्राद्ध का कार्य या किसी तरह का जो काम किया गया, वो किनके द्वारा किया गया था, यहाँ पर उनके मतलब धर्मपत्नी द्वारा, जिनका नाम क्या था, सावित्रीबाई फूले। तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, समझ रहे हैं ना। इनका जो अगर जन्म की बात करें तो ये तो नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आप याद रख सकते हैं 1831 में इनका जन्म आपको माली कम्युनिटी में हुआ था। माली कौन कम्युनिटी होता है दोस्तों, जो आप बोलते हैं ना माली कम्युनिटी, मतलब जो फूल उल का पूरा मतलब जो फ्लावर्स फूल का जो पूरा व्यापार करते हैं, जो उगाते हैं, उनको माली आपको बोला जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना आपको। इनको थोड़ा सा अगर समाज में देखें तो स्टेटस इनको थोड़ा अच्छा दिया जाता है, मतलब अगर हम कंपेयर करें किसी और सेक्शन ऑफ सोसाइटी से, मतलब लोअर कास्ट में, तो इनको थोड़ा स्टेटस आपको अच्छा दिया जाता है। फिर भी इन्होंने समाज में उस कृतियों के लिए, मतलब जो जितने भी सोशल लिविंग उसके लिए इन्होंने लड़ा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। अगर यहाँ बात करें तो उस समय दोस्तों 1831 के समय में ऐसा कंडीशन था इंडिया में कि उस समय इनका जो शादी हुआ था, यहाँ पर अगर देखें ज्योतिराव फूले की, अगर सावित्रीबाई फूले से बात करें तो सावित्रीबाई फूले का शादी आपको 10 साल की उम्र में हुआ था। ये चीज़ आपको भी ध्यान रखना, 10 साल की उम्र में इनका शादी हुआ था। फिर उनको मतलब एजुकेट भी किया गया, मतलब जो ज्योतिराव फूले थे, उन्होंने देखा कि ये पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अव्वल है, पढ़ाई करना चाहती है, तो उन्होंने उनको पढ़ाया भी, लिखाया भी। फिर उनके बाद जब इनको मतलब देखा गया कि कॉलेज खोलना है, तो उस समय भी आपको जैसे बीएड का ज़रूरत होता है आज के समय, आप किसी तरह का बच्चे को पढ़ाते हैं तो आपको एक टीचर्स का जो एजुकेशन होता है, जो टीचर्स का आपका जो नॉलेज होता है, एक डिग्री आपके पास होना चाहिए, तो उन्होंने डिग्री में भी इनरोल करवाया, कॉलेज में भी मतलब इनरोल करवाया। तो ये सब सारा चीज़ आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये हमारा किसके बारे में था, सावित्रीबाई फूले के बारे में। तो कास्ट बैरियर को इन्होंने तोड़ा, सोसाइटल जो नॉर्म्स था उनको इन्होंने तोड़ा, जो मतलब बहुत सारा क्राइसिस जो समय मतलब सोसाइटी में था, उस क्राइसिस को इन्होंने ख़त्म किया। समझ रहे हैं, फैमिन हो रहा था, बहुत सारा चीज़ ऐसा हो रहा था जिसमें उन्होंने मदद भी किया। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना। बहुत सारा किताब भी दोस्तों लिखा गया है इनके द्वारा। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में आपसे किताब के बारे में पूछा, जैसे कि एक किताब का नाम आपको काव्या फूले, तो आपको यहीं से फूले से ही पता चल जाएगा ये भी इनके द्वारा लिखा गया। प्लस 52 काशी सुबोध रत्नाकर भी इनके द्वारा लिखा गया। एगो देखेंगे तो मतुश्री सावित्रीबाई फूले फुलेंची भासेना भागानी, तो ये सब किताब है, आप इससे मतलब नाम से ही आपको पता चल जाएगा, तो इसमें ज़्यादा आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा, इनको मतलब एक बोल सकते हैं कि सलाम है इस तरह के लेडीज़ को, इस तरह के जो सोशल रिफॉर्मर हैं उनको, जो जितने भी सामाजिक जो समाज सुधारक हैं, कि मतलब इस तरह से पूरे मतलब समाज के दबाव में रहते हुए भी ये सब उस तरह का काम कर पाते हैं। तो इनको मतलब एग्ज़ाम में आपसे पूछा भी जाता है और इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो थोड़ा सा डिस्कशन को हम लोग क्या करेंगे, इसी टाइप से रखेंगे, जो आपका मतलब एग्जाम के अलग क्वेश्चन भी आपको अगर इससे पूछा जाता है इससे रिलेटेड, तो फिर आप वो चीज़ सॉल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन कम से कम आपको समाज सुधारक से रहता है, जैसे राजा राम मोहन राय के बारे में हो गया, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में हो गया। तो ये सब सारा चीज़ आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़े यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडस वैली स्क्रिप्ट। जो इंडस वैली का जो स्क्रिप्ट है, आप जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप पढ़िए उसे। अच्छा मतलब मैंने कोर्स भी उस तरह से लिया है, लेकिन अभी आपको एग्ज़ाम में इस तरह का कोर्स तो नहीं कर पाएंगे, तो इसको मतलब एक अच्छे से आप रिवाइज यहीं पर कर लीजिए। तो इंडस वैली आप जानते हैं सिविलाइजेशन दोस्तों एक बहुत ही मतलब अर्बन एक डेवलप सिविलाइजेशन था, एक अर्बन सिविलाइजेशन था, शहरीकरण था, पूरी तरीके से डेवलप था। वहाँ पर आपको मतलब सारा चीज़ देखने को मिलेगा। चाहे ब्रिक का आप देखें, जो मतलब बर्न्ड ब्रिक का यूज किया जाता था, वो हमने मतलब डिस्कस भी किया था, बर्न्ड ब्रिक से आपको यूज देखने को मिलेगा। प्लस आपको जो समय बोल सकते हैं कि आयरन का खोज नहीं था, आपको ये चीज़ ध्यान रखना, आयरन नहीं था, ये चीज़ आपको काट देना। उसमें कौन था, ब्रॉन्ज था, अलग मेटल आपको देखने को मिलेगा, ब्रॉन्ज मिलेगा, कॉपर मिलेगा, प्लस अगर देखें तो आपको गोल्ड भी मिलेगा कुछ कुछ जगह। तो ये सब था।
तो स्क्रिप्ट क्या था, तो स्क्रिप्ट होता है क्या, स्क्रिप्ट होता है जैसे कोई भी मतलब कि यहाँ पर सील्स रखा हुआ है या कोई भी मिट्टी का अगर टेराकोटा फिगर है या कोई भी तरह का सील है, सील मीन्स क्या होता है, कोई भी मतलब एक मिट्टी का बनाया हुआ सील है या कोई भी मेटल का बनाया हुआ क्या है, एक मतलब बोल सकते हैं कि आप जैसे कोई तरह का आप कवच पहनते हैं या किसी तरह का आप कोई गला में कुछ टॉकेट पहनते हैं, तो वो क्या एक सील ही हो जाता है, समझे। जैसे आप समझे मुद्रा को जो बोलते हैं कॉइन्स को भी एक सील ही आप मान सकते हो, उस समय इसको कॉइन्स ने एक सील की तरह उसमें व्यापार की तरफ इसको यूज किया जाता था। तो ये जो सील्स था दोस्तों, इसमें दिखा गया कि जो सील्स में क्या होता है, कभी जो लैंग्वेज लिखा गया था वो लैंग्वेज आपको अभी तक जो इंडस वैली स्क्रिप्ट है उसको पढ़ा नहीं गया है। क्यों नहीं पढ़ा गया, क्योंकि लैंग्वेज को क्या सिंबॉलिक है, एक पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज है, मतलब किसी तरह का आपको लेखन नहीं। जैसे आप मेसोपोटामिया का लैंग्वेज देखेंगे चाहे रोमन स्क्रिप्ट देखेंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको लिखावट रूप में रहता है, तो उसको साइंटिस्ट ने खोज कर चुका है। लेकिन जो आपका ये लैंग्वेज यहाँ पर मिलेगा इसको हम लोग बोस्ट्रोफेडोन कहते हैं। क्या कहते हैं, बोस्ट्रोफेडोन। बोस्ट्रोफेडोन मीन्स क्या होता है, ये लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट आपको लिखा जाता है। मतलब यहाँ से अगर ऐसे लिख रहे हैं फिर ऐसे बढ़ रहे हैं, फिर ऐसे लिख रहे हैं, फिर ऐसे फिर ऐसे बढ़ रहे हैं, ऐसे बढ़ रहे हैं, इसको क्या बोलता है यहाँ पर, बोस्ट्रोफेडोन बोला जाता है, समझे ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इसमें बताया, अब पूछा क्या जा रहा है, फाउंड ऑन सील्स एंड टेराकोटा टैबलेट्स इट इंक्लूड ह्यूमंस एंड एनिमल मोटिव्स एंड अननोन कैरेक्टर्स। तो अगर यहाँ पर हम बात करें, इसमें बताया जाता है कि इसमें ह्यूमन का फिगर भी आपको देखने को मिलेगा, सारा चीज़ देखने को मिलेगा, और ये मतलब एक अननोन कैरेक्टर मतलब अननोन फिगर भी मिलेगा जो अभी तक पता भी नहीं लगाया जा चुका है। प्लस इसमें क्या बताया जाता है, द इंस्क्रिप्शंस आर टिपिकली शॉर्ट लोगो सिलेबिक एंड मल्टीलिंगुअल इन कैरेक्टर। हमने बात बताया ना, इसमें किसी तरह का लैंग्वेज का यूज नहीं, बाकी इसमें यूज किया गया पिक्टोग्राफिक का। क्या चीज़ का यूज किया गया इसमें, पिक्टोग्राफी का, जो पिक्चर के फॉर्म में ज़्यादा इसमें यूज किया गया। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये सब इसमें सिम्बॉल्स, पिक्टोग्राफिक, ये सब सारा चीज़ इसमें क्या किया गया, यहाँ पर यूज किया गया। तो दूसरा स्टेटमेंट इसमें क्या है दोस्तों, गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो पहला स्टेटमेंट क्या है इसमें हमारा सही है, दूसरा क्या है इसमें गलत है। और आप जानते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का अगर हम पूरा कार्यकाल की बात करें या पूरा मतलब टाइम पीरियड की बात करें तो बहुत सारे किताब में दिया गया, लेकिन जो एनसीईआरटी का जो बुक है उसी के हिसाब से हम मानेंगे यहाँ पर। तो 3300 जो हमारा BC है, 3300 BC है, वहाँ से लेकर हमारा 1300 BC तक ये क्या हुआ आपको पूरा फैला हुआ है। जो हमारा अपर वैदिक एज की बात, अपर मतलब वैदिक नहीं, अपर मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात, फिर मैच्योर होते गया, फिर लास्ट होते गया, तो उसके बाद 1900 BC तक ये पूरा आपको देखने को मिलेगा। फिर धीरे धीरे ये ख़त्म होते गया। बहुत सारा इस पर मतलब थ्योरी भी है, बहुत सारे लोगों का व्यू पॉइंट भी, जितने भी हिस्टोरियन है कि किस तरह से क्या इसका ख़त्म हुआ, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो इसमें इतना आपको क्या याद रखना है, जो सिंपल चीज़ है वो हमने यहाँ पर बात किया है। तो ये हमारा क्या था, इंडस वैली। तो देख रहे क्वेश्चन आपको मिक्स हो रहा है, तुरंत वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछ दे रहा है, कभी वो एंशिएंट का पूछ दे रहा है, कभी वो मेडिएवल का पूछ देगा, कभी आपको क्या करेगा मॉडर्न का पूछ देगा। तो क्वेश्चन को मिक्सअप आपको किया जा सकता है, तो इस पर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सचेत रहेगा। तो मल्टीपल जो प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है कि आपने टेस्ट सीरीज जो लगाने का अच्छा मतलब साधन है, और टेस्ट सीरीज से ये चीज़ आपको पता चलता है कि आप मतलब तुरंत मूव कर जाते हैं। तुरंत मूव करने का मतलब क्या बात होगा कि तुरंत आप एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में जंप करते हैं। उसमें क्या होता है, सिलेबस चेंज हो जाता है, उसमें क्या होता है आपका मेथोडोलॉजी चेंज हो जाता है, उसमें क्या होता है कि आपका टॉपिक चेंज हो जाता है। तो ये आपका जो मल्टीपल जो प्रैक्टिसेस होता है, प्रैक्टिस जो होता है, इसके कारण क्या होता है कि आप चीज़ों को अच्छे से सेग्रीगेट करना, चीज़ों को अच्छे से डिफरेंस मतलब उसमें लाना, ये चीज़ आप सीख लेते हैं, समझ रहे हैं। तो कंफ्यूज नहीं होता, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे स्टूडेंट एक ही चैप्टर को मतलब एक ही अगर टॉपिक को लेकर चलते हैं तो उनमें ही उलझे हो जाते हैं। दूसरा टॉपिक अगर उनको दे दीजिएगा तो बोलेंगे नहीं भाई हम ये पढ़ेंगे तो हम भूल जाएंगे, मिक्सअप हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में तो भाई आपको मिक्सअप ही पूछेगा ना, ऐसा तो नहीं किसी हिस्ट्री पूछ दिया तो मॉडर्न से आपको 10 क्वेश्चन दे दिया, नहीं, उसमें एक मॉडर्न रहेगा तो एक बीच में आपको एंशिएंट डाल दिया जाएगा। तो ये मतलब एक आपको छांटने का प्रोसेस है, इसमें स्टूडेंट को छांटा जाता है, समझे ना। तो सिलेक्शन प्रोसेस कम है, रिजेक्शन प्रोसेस ज़्यादा है, फॉर्म का संख्या बहुत ज़्यादा होता है। तो इस पर गौर कीजिएगा, इसको प्रैक्टिस आपके लिए जरूरी। तो प्रैक्टिस कीजिए, 10 दिन प्रैक्टिस कीजिए, आपका सही से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो बताया जा रहा है कि इसमें जो सुभाष चंद्र बोस जी ने जो बनाया था, कोई भी जो संस्था उन्होंने बनाया था, ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाया था, कोई फाउंडेशन उन्होंने रखा था, वो फाउंडेशन कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का उन्होंने रखा था। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको जानना जरूरी है। सुभाष चंद्र बोस एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक ग्रेट लीडर थे, रिवॉल्यूशनरी लीडर थे। उनका जो स्लोगन था, जैसे कि जय हिंद की बात करें, जय हिंद हम बोलते हैं, वो उनका ही स्लोगन उन्हीं के द्वारा दिया गया है। जैसे अगर बात करें तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सब क्या है, सब सुभाष चंद्र बोस के। उन्होंने इंडियन नेशनल फौज की, इंडियन नेशनल जो हिंद स्वराज जो फौज था, उन्होंने फौज की स्थापना की। प्लस वो आपको जानते हैं कि सिंगापुर भी गए हैं, वहाँ पर जो राज बिहारी बोस द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशन खोला गया था इंडियन नेशनल आर्मी का, तो उनका भी उनको हेड बनाया गया। तो ये सब सारा चीज़ आप जानते हैं। इंडिया में उन्होंने बहुत ज़्यादा
बोलते हैं योगदान दिया इंडियन नेशनल मूवमेंट में, जो हमारा स्वतंत्रता का जो पूरा लड़ाई चला उसमें उन्हें आप जानते हैं कि कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो प्रेसिडेंट भी रहे। अगर प्रेसिडेंट की हम बात करें यहाँ सुभाष चंद्र बोस के, अगर यहाँ प्रेसिडेंट की हम बात करें, प्रेसिडेंटशिप उनको किन किन में मिला, तो ये चीज़ आप यह ध्यान रखिए। जो प्रेसिडेंटशिप मिला, एक 1938 का हमारा हरिपुरा का सेशन था। कौन सा सेशन था? हरिपुरा का सेशन था। एक हमारा क्या था 1939 का त्रिपुरी का सेशन था। 1939 का हमारा क्या था? एक त्रिपुरी का आपको सेशन था। तो ये चीज़ आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है। समझ रहे हैं ना? चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, समझे? सिंपली मतलब चीज़ों को ध्यान रखना है, उसको अच्छे से रिवाइज करना है। तो ये हमारा क्या था 1938 का जो हमारा सेशन था वो कहाँ था? याद रखना आपको, हरिपुरा में था। कहाँ था? ये हरिपुरा में। ये एक तरह से बोलते हैं कि जो हरिपुरा का रीजन है और ये त्रिपुरी का रीजन है, ये आपको मेनली आई थिंक कर्नाटका का रीजन है। इसे ध्यान रखिएगा, एक और चेक कर लीजिएगा। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखने का, ये उतना नहीं पूछेगा कौन से रीजन में, ये पूछेगा कि 1938 का जो हरिपुरा सेशन था और 1939 का जो त्रिपुरी सेशन था उसमें जो अध्यक्षता बोल सकते हैं या प्रेसिडेंटशिप जो मिला था वो किनको मिला था? सुभाष चंद्र बोस को। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि जो 1939 का जो त्रिपुरी सेशन था इसमें एक आपको डिफरेंस क्रिएट हो गया था। किसके बीच में? महात्मा गांधी के बीच में और जवाहरलाल और सुभाष चंद्र बोस के बीच में। तो ये मतलब इसमें डिफरेंस क्या क्रिएट हो गया था कि ये महात्मा गांधी जी ने अपना एक जो इनका दोस्त बोल सकते हैं या इनका जो अपना एक नेता था पट्टाभी सीतारामैया, उनको इन्होंने खड़ा कर दिया था, मतलब सुभाष चंद्र बोस के। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने उनको हरा दिया। बोल सकते हैं कि प्रेसिडेंटशिप का भी एक वोटिंग होता था, तो वोट से उन्होंने हरा दिया। तो महात्मा गांधी थोड़ा सा निराश हो गए, मतलब एक नाखुश हो गए, बोले कि नहीं मेरा तुम कैंडिडेट को कैसे हरा दिए। तो थोड़ा सुभाष चंद्र को बोस को लगा कि ये डिफरेंसेस और नहीं बढ़ जाए, क्योंकि उस समय देश को आज़ादी कराना ज़्यादा जरूरत था। अपना जो मतभेद था, जो अपना मनभेद था, मतभेद देखो, मतभेद अच्छा होता है कि आपका एक ओपिनियन है, मेरा एक ओपिनियन है, उस ओपिनियन को आप समझिए। ये इसी को टॉलरेंस कहते हैं। आज के लेवल में टॉलरेंस लोगों के पास नहीं, लोग दूसरे को सुनना नहीं चाहते, जो है कि अपना ही आइडिया को थोप देते हैं। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए था। तो सुभाष चंद्र बोस ने इस चीज़ को समझा, समझ रहे हैं। एक बहुत ही मतलब एक मैच्योर लीडर थे ये। मैच्योर मतलब एक रिवॉल्यूशनरी जो लीडर होना चाहिए वो इनमें पूरा कला था। ये कम उम्र में ही जानते हैं कि सिविल सर्विस का रैंक 4 लाए थे, पास किए, तो उस समय कितना टफ होता था। और उन्होंने छोड़ भी दिया इस चीज़ को, सिविल सर्विस का जो था इन्होंने छोड़ भी दिया, ड्यूटी भी नहीं किया, छोड़ भी दिया, कहा नहीं इस तरह से हम ब्रिटिश के अंदर काम नहीं कर सकते। और ये मेयर भी बने थे। तो अगर बात करें यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस को, तो इसमें क्या था, पट्टाभी सीतारामैया को मतलब वो नहीं बने, तो महात्मा गांधी के साथ थोड़ा सा एक मनभेद हो गया। तो मतलब बोले कि इस मनभेद को मतलब इस तरह से नहीं आगे बढ़ना है कि देश के आज़ादी में किसी तरह का एक विघ्न हो या किसी तरह का बोल सकते एक क्या बोल सकते हैं बॉटल नेक या किसी तरह का एक हर्डल्स हो, मतलब कि बीच में कुछ रुकावट नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या होगा कि वैसे भी मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब डिले हो गया है देश को आज़ादी करवाने में, बहुत ज़्यादा लोगों की मतलब कि बोल सकते हैं कि मौतें हो गई है, ब्रिटिश द्वारा कितना एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, कितना ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है लोगों को। इसलिए इन्होंने अपना पद जो था त्याग दिया, जो वहाँ से था जो पद था इनका, जो पोस्ट था, उन पोस्ट इन्होंने रिज़ाइन कर दिया और इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो ये आपको ध्यान रखना। तो इन्होंने जो तोड़ा उसी समय इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी कर दी। किसका? फॉरवर्ड ब्लॉक की। तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये पहला कहानी आपने समझ लिया। अगर गदर पार्टी की दोस्तों हम बात करें तो गदर पार्टी इनके द्वारा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की तो उन्होंने स्थापना की। लेकिन गदर पार्टी की बात करें तो गदर पार्टी की स्थापना इन्होंने नहीं की। गदर पार्टी की स्थापना किसने की वो भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एक एक इसमें ऑप्शन आपके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों, एक एक ऑप्शन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब ये नहीं समझिएगा कि एक ऑप्शन सही है तो दूसरा ऑप्शन मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, नहीं, तो फिर आप मतलब सही से स्टडी नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। एक एक ऑप्शन को आपको देखना है। जब भी टेस्ट बनाया जाता है तो हर एक ऑप्शन को दिमाग में रख के बनाया जाता है कि स्टूडेंट उससे कुछ सीखे। तो जो अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे हमारा गदर पार्टी की बात करें तो गदर पार्टी जो था लाला हरदयाल सिंह द्वारा ये खोला गया था। लाला हरदयाल, जैसे लाला हरदयाल हो गए, सोहन सिंह बखाना हो गए, सोहन सिंह बखाना, तारकनाथ दास हो गए। कौन थे? तारकनाथ दास। तो ये थोड़ा सा अगर राइटिंग वैसा लग रहा होगा क्योंकि ये स्लाइड पर लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, फिर भी आप समझ रहे हैं, मैच्योर स्टूडेंट है, ग्रेजुएटेड हैं, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। तो लाला ये गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। कौन से ईयर में किया था ये आप लोग जरूर बताइए। आज़ाद हिंद गवर्नमेंट की अगर बात करें तो ये जो हमने बात किया ना, आज़ाद हिंद फोर्स, आज़ाद हिंद आर्मी, ये सब किया गया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये भी आपको 1942 में किया गया था, 1942 में किया गया था, आपको ध्यान रखना। 1939 में किया गया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। तो ये आपने समझ लिया। इसमें और एक बात याद रखने वाली बात यहाँ पर क्या है कि जो मतलब कि अगर यहाँ पर देखें तो इसी समय क्या हुआ था कि सुभाष चंद्र बोस ने एक स्लोगन भी दिया था, दिल्ली चलो। दिल्ली चलो भी स्लोगन उन्हीं के द्वारा दिया गया।
तो ये चीज़ ध्यान रखना। फिर आज़ाद हिंद गवर्नमेंट की बात करें तो आज़ाद हिंद जो गवर्नमेंट का जो फॉर्मेशन हुआ था दोस्तों, ये मतलब कि जापानीज के असिस्टेंस के कारण हुआ था। वहाँ पर जो जितने भी ब्रिटिश के जो आर्मी, ब्रिटिश में जो जानते हैं कि आर्मी में आपको 70% ही मतलब कि आर्मी में अगर देखें 70% इंडियन ही सोल्जर्स रहते थे। मतलब जो इंडिया के सेना है, जो भारतीय सेना, वही रहते थे। उनको रिक्रूट किया जाता था, उनको पेमेंट, सैलरी, सारा चीज़ दिया जाता था, तो वही लड़ते थे। वर्ल्ड वार की देख ले, आज जो हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है वो सभी जगह जाते हैं। जैसे आप अफ्रीका जाते हैं या अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, तो वहाँ पर वो एक स्थल पर जरूर जाते हैं जहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देना होता है। हमारे जो सैनिकों ने बलिदान दिया, जो सोल्जर्स ने क्या किया, एक सेक्रीफाइस किया अपना लाइफ को वर्ल्ड वार 1 में, वर्ल्ड वार 2 में। और ये भी एक रीज़न हुआ करता था कि जो कांग्रेस के जितने भी लोग थे वो रिज़ाइन कर देते थे, क्योंकि ब्रिटिश बिना पूछे ही वर्ल्ड वार में घुस जाती थी, कांग्रेस के बिना पूछे, और लोगों को यहाँ पर जो सेना थे उनको भी इन्वॉल्व कर देती। और जान तो ब्रिटिश का नहीं जाएगा, जान किसका जाएगा, इंडियन सोल्जर्स का जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो ये चीज़ आपको किया गया था, इंपॉर्टेंट हमारे लिए। फिर इंडियन होम रूल सोसाइटी की बात करें तो होम रूल सोसाइटी मेनली आपको दोस्तों अगर बात करें तो आप जानते हैं कि होम रूल मूवमेंट जो चला था नि बेसेंट के द्वारा, या बात करें हम तिलक के द्वारा, जो बाल गंगाधर तिलक जी थे, तो ये होम रूल सोसाइटी चला था। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना। अगर हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो इनके याद में हम लोग 23 जनवरी को, क्योंकि इनका बर्थ एनिवर्सरी था, तो पराक्रम दिवस मनाते हैं, जिसमें ऑनर किया जाता है बहुत सारे लोगों को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अवार्ड के नाम से भी पराक्रम अवार्ड किया था, जो कि मतलब एक साहसी ब्रेवरी अवार्ड होता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देख रहे हैं ना, एक क्वेश्चन में हमने कितना देर डिस्कशन किया। तो ये आपको लग रहा होगा सर बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन भाई एक चीज़ में आपको मैं इतना चीज़ बता भी दिया ना, इससे 5-5 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन आपका तैयार किया जा सकता है अगर बीपीएससी चाहे तो, समझ ना। तो मोटो हमारा ये है, अगर आपको मतलब सिर्फ टेस्ट सीरीज बना तो आप तो कहीं से मार्केट से खरीदिएगा और टिक लगाइएगा, सॉल्यूशन पढ़िएगा, निकल जाइएगा। लेकिन सीखना क्या है, ज़रूरी ये हमारे लिए होता है कि अगर 10 क्वेश्चन भी करें तो 10 क्वेश्चन से आप 50 क्वेश्चन सीखिए, समझ रहे हैं। ये आपका मोटो होना चाहिए, आपका मतलब कि क्या होना चाहिए, एक एम होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। फिर अगर नेक्स्ट देखें दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या है, थोड़ा सा कलर यहाँ चेंज कर लेते हैं। आई थिंक कलर थोड़ा सा आपको गाढ़ा करते हैं यहाँ पर। ये जो हमारा स्टेटमेंट दिया गया है, सिंह सभा मूवमेंट, जो सिंह सभा मूवमेंट की बात किया जाता है, इसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर भगत लक्ष्मण सिंह इनिशिएटेड द सिंह सभा मूवमेंट। जो भगत लक्ष्मण सिंह थे, जो हमारे भगत लक्ष्मण सिंह थे, उन्होंने सिंह सभा मूवमेंट की स्थापना की थी 1873 अमृतसर में। आपने अगर पढ़ा होगा सिंह सभा मूवमेंट के बारे में तो आपको चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो सिंह सभा दोस्तों मूवमेंट था, अगर तो ये मूवमेंट 1873 में शुरू हुआ था, लेकिन यहाँ बाबा खेम सिंह बेदी थे। कौन थे? बाबा खेम सिंह बेदी, इन्होंने इनिशिएट किया था 1800। डेट सही है, लेकिन ये नाम आपको याद रखना, बाबा खेम सिंह। तो कुछ अलग तरह का क्वेश्चन है जो आपको याद रखना, क्योंकि किताब में सारा क्वेश्चन आपको नहीं मिलता है, इसलिए टेस्ट सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। फिर भगत लक्ष्मण सिंह थे, इन्होंने मतलब रोल प्ले किया था, फाउंडेशन इन्होंने नहीं रखा था, जो इनिशिएट होता है वो लॉन्च इन्होंने किया था, लेकिन इन्होंने रोल प्ले किया था, योगदान दिया था इस मतलब कि मूवमेंट में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। फिर भगत लक्ष्मण सिंह की बात करें, फिर ज्ञानी दीत सिंह भी थे, इन्होंने भी मतलब इसमें योगदान दिया था, वो चीज़ आपको ध्यान रखना। वन ऑफ द एम्स बोला जाता है क्या था मूवमेंट का, कि रिस्टोर सिखिज्म इट्स प्योरिटी एंड काउंटर क्रिश्चियंस एंड आर्यस। क्या होता था पहले दोस्तों कि मतलब बहुत सारे धर्म, आप जानते हैं कि जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट हुआ था उसमें क्या होता, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट भी शुरू हुआ था। मतलब धर्म को लेकर भी बहुत सारा समाज सुधारक थे, समाज सुधारक तो थे ही, समाज के जो कुर्तियाँ थी, जो मतलब सोशल लिविल्स था, उनको तो वो सुधारते ही थे, उनको रिफॉर्म करते थे, उस चीज़ को वो रिफॉर्म करते थे। बाकी जो अलग जो रिफॉर्म होता था वो आपको रिलीजियस सेक्टर में होता, रिलीजियस लाइन में भी होता था। तो जैसे मतलब कि बहुत सारे रिलीजियस लाइन में प्योरिटी का कमी हो, जैसे सिखिज्म की बात कर ले, बहुत सारे लोग नॉन प्योर हो गए। तो नॉन प्योर का मतलब क्या होता है कि वो मतलब सोशल लिविल्स को प्रमोट, वो कास्टिज्म को, जातिवाद को प्रमोट करने लगे थे, तो उस चीज़ को हटाना जरूरी था, इसलिए सिखिज्म में प्योरिटी लाना जरूरी था। तो ये सब अगर एग्जाम में अगर पूछा जाता है किसी भी मतलब ऑब्जेक्टिव आपको, खासकर सोशल रिफॉर्म में, तो एक ऑब्जेक्टिव आपको रिफॉर्म, रिलीजन में भी रिफॉर्म वो लोग करवाते हैं। चाहे आप राजा राम मोहन राय की ब्रह्मो समाज की बात करें, आत्मीय सभा की बात करें, चाहे केशव चंद्र सेन की बात करें, चाहे अगर आप देख ले तो बहुत सारे जितने फ्रीडम फाइटर्स भी थे, चाहे वो अगर महात्मा गांधी जी की बात करें, तो उनका कहीं ना कहीं एक मोटो यह भी था कि रिलीजन में क्या एक रिफॉर्म आए, लोगों के बीच एक मतलब यह चीज़ मतलब लोगों को समझ में आए कि रिलीजन हमारा इस तरह से नहीं कि एक लोग से दूसरे लोग को बांटता, एक सद्भावना का भाव प्रकट करता है। अगर बोले तो एक मतलब कि एक म्यूचुअल कोऑपरेशन की भावना, एक हार्मनी, एक ब्रदरहुड, ये हमारे समाज में वो लाता है, पीस
का जो मतलब बोल सकते हैं एक मतलब शांति की भावना, एक बोल सकते हैं पीस, आपको एक हार्मनी, पीस, ये सब कम्युनिटी के बीच में लाता है। किसी तरह का वो आपको एक कम्युनिज्म का ये सब एंगल उसमें वो लोग नहीं होता है, मतलब जो सेकुलरिज्म की बात किया जाता है। तो ये सब चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है ना दोस्तों, कि कभी कभी आपको थोड़ा सा एक अलग आउट ऑफ द बॉक्स जिसको बोला जाता है ना, कि अलग तरह से जाके सोचना पड़ता है, समझ रहे हैं ना। वो क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं तभी ये चीज़ आप सोच सकते हैं। सिर्फ रटने से और लुसेंट का मतलब कि क्लास कर लेने से ये सब चीज़ आपका नहीं होगा, समझ रहे हैं ना बातों को। तो पढ़िए, तो थोड़ा डीपली पढ़िए। आप सब एग्जाम में थोड़ा क्वेश्चन डीपली पूछा जा रहा है, इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है। फिर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर एक तीसरा क्या है हमारा ऑप्शन, द मूवमेंट ओनली फोकस ऑन रिलीजियस रिफॉर्म ओनली दे दिया। देखिए आप क्या होता है कि तीसरा जो हमारा है रिलीजियस रिफॉर्म के साथ तो था ही, लेकिन रिलीजियस रिफॉर्म के साथ साथ समय ब्रिटिश, जितना भी ब्रिटिश के समय में जो रिफॉर्म मूवमेंट हुआ उसमें ये भी एक मतलब मुद्दा होता था, ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता था, एम होता था कि वो किस तरह से हम उस चीज़ को, रिलीजन को क्या करें, वो तो सुधारक उसमें सुधार करें। प्लस उसमें क्या था कि हम लोग ब्रिटिश से भी कैसे छुटकारा पाए, ब्रिटिश को कैसे हम यहाँ से बाहर निकाल। तो ये चीज़ आपको जानना पड़ेगा, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या है, तीसरा भी इसमें क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ आपको ओनली वन इसमें ऑप्शन होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बीपीएससी है, किसी तरह का पैटर्न चेंज कर सकती है। स्टेटमेंट दे दी तो स्टेटमेंट सही, वन लाइनर दे तो वन लाइनर में देखिए, और वन लाइनर देगी तो इसमें हम जितना भी डिस्कस किए ना, अगर बात मानिए तो इसमें 15 क्वेश्चन आपको बना दिया जाएगा, अगर बीपीएससी चाहे तो तैयार रहिए जीएस का पोर्शंस के लिए, क्योंकि 140 नंबर का जीएस आता है, कोई मतलब हलवा है नहीं, समझ रहे ना। तो ये चीज़ को ध्यान रखना। फिर पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए सब तरह का क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है आपसे, एक ऑब्जेक्टिव भी है, मल्टीपल चॉइस भी है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है, जो प्रमाइस है वो भी इंस्टीट्यूट द्वारा अच्छा क्वेश्चन डिजाइन उन्होंने किया है। तो अगर यहाँ पर देखें जो पाँचवा हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्या बताया गया कि सुब्रमण्यम भारती, जो सुब्रमण्यम भारती है, रोट ऑन नेशनलिज्म एंड इंडिपेंडेंस टू इंस्पायर द मासेस। विनायक दामोदर, रन अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन वॉइस ऑफ फ्रीडम ऑफ गोवा। लिबिया लोबो सरदेसाई फ्रॉम द फ्री इंडिया सोसाइटी। तो जो इसमें ऑप्शन आपको दिया गया है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुब्रमण्यम भारती द्वारा। तो सुब्रमण्यम जो भारती थे दोस्तों, एक तमिल पोएट थे। कौन थे? सुब्रमण्यम जो भारती थे, एक गणित तमिल पोएट थे। कौन थे? तमिल पोएट थे। कौन थे ये हमारे? तमिल पोएट थे, तमिल पोएट थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। फ्रीडम फाइटर भी थे, सोशल रिफॉर्मर भी थे। इनको अगर बोले तो महाकवि भरतियार बोला जाता था। ये 32 लैंग्वेज जानते थे। कितना लैंग्वेज जानते थे? ये 32 लैंग्वेज जानते थे। 3 फॉरेन लैंग्वेज जानते थे। तमिल और मतलब बहुत सारे लैंग्वेज पर इनका बहुत ज़्यादा पकड़ भी था, समझ रहे ना। और ये भी बताते थे कि ब्रिटिश से हम इन्फीरियर नहीं, क्योंकि ब्रिटिश एक वाइट सुपरमेसी का कंसेप्ट इंडिया में शुरू कर दिया कल्चर का, कि जो है सो हम ही लोग हैं। वो देखते थे, होटल में भी लिख देते थे इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, मतलब कि कुत्तों का जो दर्जा है वो भारतीयों को देते थे, समझ रहे ना। इतना वो नीच मानते थे, इतना वो निम्न वर्ग का मानते थे भारतीयों को, मतलब समझते थे कि इनको कुछ नहीं आता, ये सब अनसिविलाइज्ड है, बारबेरिक है, जो भी है कि हम ही लोग पर क्या है बर्डन है। ब्रिटिश ये समझते थे, इसलिए वाइट सुपरमेसी का कंसेप्ट चलता। आज भी के समय में जो लोगों का जो एक बैकलॉग रह गया है, मतलब एक मेंटली जो बोल सकते हैं कि एक कॉम्युनल नहीं कि कॉलोनियल जो माइंडसेट होता है, वो आज भी आपको देखने को मिलेगा इस तरह से। तो ब्रिटिश का ये दिया गया जो मैकुले था, आप जानते हैं इंग्लिश मीडियम को इतना ज़्यादा प्रमोट भी किया गया था उस समय। तो लैंग्वेज दोस्तों कोई भी आप यूज करें, लैंग्वेज कभी भी ख़राब नहीं होता। ये आप कभी नहीं समझिए कि एक लैंग्वेज दूसरे लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा ही क्या है अच्छा है, बेहद, ये चीज़ नहीं होता। सब लैंग्वेज का अपना अपना महत्व होता है, सब आपका अपना कल्चर जुड़ा हुआ था। तो लैंग्वेज पर आपको किसी तरह से ये चीज़ नहीं करना है कि हाँ लैंग्वेज एक खराब है तो एक अच्छा है, एक उससे ज़्यादा उच्च है, मतलब कि हाई लेवल पर हाई उसको स्टेटस दिया है, लो स्टेटस, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो बहुत सारे इन्होंने इंडिपेंडेंस पर बात लिखा है, नेशनल इंडिपेंडेंस पर बात लिखा है, तो ये चीज़ पहले आपको सही है। विनायक जो दामोदर दास थे, आप जानते हैं विनायक दामोदर सावरकर थे, इन पर क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो विनायक दामोदर दास थे, ये आपको फ्रीडम फाइटर थे, पॉलिटिशियन भी थे, लॉयर भी थे, सोशल रिफॉर्मर भी थे, थे। इन्होंने हिंदुत्व जो पॉलिसी होता है, हिंदुत्व का जो पॉलिसी होता है, इन्होंने शुरू किया था। अगर हम देखें 1857 का जो रिवोल्ट था, 1857 का रिवोल्ट था, जो इन्होंने बोला था, यह रिवोल्ट क्या था?
फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस था। मतलब कि जो हम मतलब भारतीयों ने जो स्ट्रगल किया, जो मतलब मेहनत किया, स्ट्रगल किया, जो उन्होंने रिवोल्ट लड़ा, क्रांति लड़ा, तो सबसे पहला जो क्रांति था भारत को मतलब आज़ाद करवाने के लिए, वो 1857 का क्रांति था, जिसको बहुत सारे RC मजूमदार हो गए, बहुत सारे स्टूडेंट ने इस बात को नहीं माना है, लेकिन ये वीर सावरकर ने इस बात को माना है। इन्होंने एक किताब भी लिखा है इसके नाम पर, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, समझ रहे ना। तो मतलब अगर देखें तो टू नेशन थ्योरी का बुक भी इन्होंने हिंदुत्व को मतलब लिखा गया। हिंदू महासभा का अगर देखें तो उस समय रिजोल्यूशन भी फाउंड किया गया था इनके कार्यकाल में, जब ये थे। मतलब कि फ्री इंडियन सोसाइटी की बात करें तो ये फ्री इंडियन सोसाइटी भी इन्होंने फाउंड किया था आपको लंदन में, जैसे आपको यहाँ पर ध्यान रखना। अगर यहाँ पर देखें तो ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे इटालियन नेशनलिस्ट से, जैसे कि मैजनी हो गया, सावरकर है, डिटेन, बहुत सारे इन्होंने मैजनी के बारे में बायोग्राफी भी लिखा है। इन्होंने इंडियन हाउस का जो क्या किया था, श्याम जी कृष्ण वर्मा जो फाउंडर थे, उनके साथ मिलकर इन्होंने वहाँ पर स्थापना किया था लंदन में। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो दूसरा जो अगर देखें यहाँ पर, तो ये गोवा का जो आपको यहाँ दिया गया रेडियो स्टेशन, तो इसमें ये इन्वॉल्व नहीं थे, ये चीज़ आपको याद रखना। तो ये गलत आपको क्या दिया कि ऑप्शन दिया गया मैचिंग के लिए। तीसरा की बात करें तो लिबिया लोबो सरदेसे, मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट इस नाम भी नहीं सुनेंगे। तो लिबिया जो सरदेसे थे, ये भी आपको गोवा के फ्रीडम फाइटर थे। यहाँ पर जो दिया गया ये आपका कहाँ की थी, ये आपको गोवा की फ्रीडम फाइटर थी, गोवा का फ्रीडम फाइटर थी। प्लस इनको अवार्ड भी दिया गया, पद्म श्री 2025 में इनको पद्म श्री अवार्ड भी दिया गया, जो गोवा का लिबरेशन स्ट्रगल हुआ था उनके मतलब उपलक्ष्य में इनको यह अवार्ड दिया गया, आपको ध्यान रखना। उन्होंने अंडरग्राउंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग भी इन्होंने किया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो इनके द्वारा चलाया गया था गोवा में, जिस समय मतलब रिवोल्ट हो रहा था उस समय। जैसे 1961 की हम बात करें तो अब जानते हैं गोवा सबसे ज़्यादा पहले सबसे आया, लास्ट में गया। गोवा आपको इंडिया नहीं छोड़ा, इंडिया आज़ाद भी हो गया, मतलब भारत जब स्वतंत्र हुआ उस समय भी गोवा आपको कब्जा किया हुआ था। कहाँ पर, ये जो मतलब पुर्तगाली कब्जा, गोवा पर कौन का था, पोर्तुगीज़ कब्जा किया होता था। तो उस पोर्तुगीज़ को 1961 में ऑपरेशन आई थिंक पोलो करके चलाया गया था, जो ऑपरेशन था उस ऑपरेशन को ऑपरेशन विजय आई थिंक चलाया गया, पोलो ने ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पोलो तो हैदराबाद के लिए चलाया गया था, ऑपरेशन पोलो विजय चलाया गया था, जिसमें कि आपको गोवा को लिबरेट किया गया था, आज़ाद का। उसमें इनका बहुत बड़ा भूमिका था, जिनको इनको क्या मिला, भारत रत्न का, भारत रत्न बोल सकते हैं। इनको जो अवार्ड मिला, कौन सा अवार्ड मिला यहाँ पर, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना, पद्म श्री अवार्ड मिला, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ हमारा यहाँ पर क्या था, पद्म श्री का इनको अवार्ड दिया गया। चलिए और हम लोग डिस्कस कर देंगे। 30 मिनट हम लोग 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। 5 क्वेश्चन में अगर देखें तो 30 मिनट में समझिए 30 फैक्ट हमने पढ़ा है। क्वेश्चन पर मत जाइए, क्वेश्चन तो हम लोग कर ही लेंगे, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, फैक्ट पढ़ जाएगी, फैक्ट हमने क्या पढ़ा। फिर छठा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 6th क्वेश्चन की क्या बात करते हैं यहाँ पर, जो छठा क्वेश्चन है, और यहाँ पर थोड़ा सा रब कर देते हैं, थोड़ा ज़्यादा मतलब आप बोल सकते हो हौच पौच हो गया, समझे, ज़्यादा क्लॉटिंग हो जाता है पूरा एकदम से। तो अब हम देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। तो जो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया गया कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था, इससे हमें क्या पता चलता है क्वेश्चन से कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन आपको पूरा जवान पे रटा होना चाहिए, मतलब टिप ऑफ द फिंगर पर आपका वो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, मतलब कि आप देखें आपको टिक होना चाहिए। दोस्तों ये बात पर गौर कीजिएगा, क्या होता है ना बीपीएससी में और जिस तरह का जीएस का क्वेश्चन होता है उसमें जो 1 लाइनर टाइप या मतलब हिस्ट्री का क्वेश्चन होता है, ये सब क्वेश्चन में सोचना बहुत कम रहता है, समझे, क्योंकि वो चीज़ रटा होता है स्टूडेंटों को, उसने अच्छे से समझा होता, पढ़ा होता, तो इसमें सोचना नहीं, आता है तो टिक कीजिए, नहीं आता तो स्किप कीजिए। इसमें जो इफ़ एंड बट किंतु परंतु नहीं करना होता, नहीं तो फिर बहुत बुरी तरह फंसिएगा, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए आपको जो सेशन, कांग्रेस सेशन हो गया, प्लस जैसे इंडियन नेशनल का रिवोल्ट हो गया, मतलब 1857 का रिवोल्ट हो गया, कहाँ से कौन से लीडर ने लड़ाई किया, किसके द्वारा सप्रेस किया गया, समझ रहे हैं ना। तो ये सब आपका जैसे स्वदेशी मूवमेंट हो गया, तो ये सब ऐसा इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, जितना भी कैबिनेट मिशन बना था, चाहे क्रिप्स मिशन बना था, ये सब आपको जवान पर रटा होना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत बुरी तरह फंसिएगा, समझ रहे हैं ना। क्योंकि जब स्टूडेंट्स क्योंकि आपको लगता है 4 लाख चलिए कम फॉर्म गिरा, लेकिन दोस्तों ये बीपीएससी का फॉर्म भी सीरियस स्टूडेंट भरते हैं, इस चीज़ पर ध्यान रखिए। अगर 50 स्टूडेंट भी सीरियस भरते हैं तो आपका कंपटीशन बहुत टफ हो जाता है, समझ रहे हैं ना, कंपटीशन टफ हो जाता है, तो फिर आप मतलब उसी मार्केट के मतलब कि हवा पानी में चलते रहेगा। जानते हैं मार्केट में हवा भी क्रिएट हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन है, ऐसे ये है, वो है, इतना कट ऑफ जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा, ये चीज़ आपको नहीं सोचना है।
आपको क्या करना, फोकस करना और पढ़ाई करना। तो सबसे पहले अगर बात करें इंटरनेशनल कांग्रेस, तो यहाँ से क्या पता चला आपको इंटरनेशनल कांग्रेस याद रखना। नहीं अभी याद किए तो जाकर इस लेक्चर को देखिए और जाकर याद कीजिए, उस समय बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारा सेशन है 1945 90 आज़ाद देश आज़ाद 50 तक ये सेशन चला है। तो आपको कम से कम आज़ादी तक के सेशन याद रखना है, कितने बार सेशन को कंप्लीट किया है, कौन कौन से ज़्यादा बार सेशन में रहे हैं। खासकर बिहार का एग्जाम दे तो बिहार का 3 सेशन याद रखना, जो कि हमारा 1987वां सेशन हुआ था 1922 को, फिर 1937वां सेशन हुआ था और 54वां सेशन हुआ था, जो कि एक बांकीपुर में होता है, गया में हुआ था, और एक हमारा कहाँ पर हुआ था जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था, वो रामगढ़, जो कि आज झारखंड में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो नागपुर सेशन की बात करें दोस्तों, एक हमारा क्या हुआ था, नागपुर सेशन हुआ था। तो नागपुर सेशन जो हुआ था दोस्तों, ये 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में, नागपुर जो कि आपको महाराष्ट्र रीजन में। तो ये CR दास द्वारा किया गया था। ये चीज़ आपको यहाँ पर पेयर बनाना कि सही है नहीं, ये जो किया गया था दोस्तों 1920 का, ये जानते हैं 1920 में 2 सेशन हुआ। कलकत्ता सेशन हुआ था, जो लाला लाजपत राय ने, जिनको स्पेशल सेशन की बात करें तो उसमें उन्होंने प्रेसिडेंटशिप चेयरमैनशिप उनको मिला था। लेकिन अगर बात करें नागपुर सेशन का, एक 1 ईयर का ईयरली सेशन हुआ था ये, मतलब बोल सकते हैं जो हर एक साल में एक सेशन होता था। तो इस सेशन में जो इनका अध्यक्ष था, या बोल सकते हैं प्रेसिडेंटशिप जो मिला था, प्रेसिडेंट कौन थे उस समय? C विजय राघवाचार्य। कौन थे? C विजय राघवाचार्य थे एक तरह से। इनको नागपुर सेशन का आपको प्रेसिडेंट बनाया गया था। फिर 1927 में हम मद्रास सेशन की बात करें तो मद्रास सेशन 1927 में M.A. अंसारी, ये आपका सही है ऑप्शन। फिर अगर बात करें लखनऊ सेशन 1936 में, तो लखनऊ सेशन का जो 1936, ये आपको 1936 में वल्लभ भाई पटेल द्वारा नहीं किया गया था, ये किया गया था आपको जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किनके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। उसी तरह से अगर हरिपुरा सेशन की बात करें 1938 में, तो जो हरिपुरा सेशन था दोस्तों, ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। आप जानते हैं हरिपुरा सेशन, हमने अभी बात भी किया हरिपुरा सेशन। तो देख रहे हैं ना, ये आपको सेशन बहुत ज़रूरी है, आपको याद करना है यहाँ पर। तो हमारा 2 से 2 इसमें सही है, ये 2, तो आपको ओनली 2 इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको अगर थोड़ा सा BPSC पैटर्न लाती है तो फिर फंस जाइएगा। तो आपको हर एक फ्रंट पर तैयार रहना है। आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं, समझ रहे ना, वो युद्ध नहीं है कि आप बॉर्डर पर जा रहे हैं, लेकिन ये भी एक युद्ध से कम नहीं है। अपना भविष्य बनाने जा, एक भविष्य आप लिखने जा रहे हैं। कलम में भी बहुत ताकत होती है दोस्तों, तो आप भविष्य लिखने जा रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप चीज़ों को सारे फ्रंट से तैयार रखिए, समझे। 1 लाइनर आता है, 1 लाइनर दीजिए। अगर चाहेगा इसमें 1 लाइनर में तो एक नागपुर का डायरेक्ट डाल देगा, कौन रहते, चाहेगा तो मैच द फॉलोइंग में ये 4 डाल देगा, चाहेगा इसमें तो 2 ऑप्शन दे के भी आपको डाल सकता है, उलट फेर करके, समझ रहे हैं ना। तो देख रहे हैं, एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन आपसे बनाया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत लोगों को लग रहा होगा कि सर मतलब इतना देर में आप इतना ही क्वेश्चन कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा। भाई ये तो देखो कि क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग कितने, एक क्वेश्चन में आपका 4-4 मतलब स्टेटमेंट दिया जा रहा है, तो कम से कम एक क्वेश्चन को आप 5 क्वेश्चन समझ के चलिए, तभी जाकर आपको थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा और फील भी आएगा। तो 7वां की अगर बात करें दोस्तों, तो 1857 की रिवोल्ट के, इसमें ये देखना टॉपिक बाय टॉपिक आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर रिवाइज भी हो रहा है। तो जो 1857 का जो रिवोल्ट था दोस्तों, ये रिवोल्ट का खास बात की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को ये ट्रांसफ़र किया गया था। तो ये चीज़ आपको सही बात है, क्योंकि जो 1858 का जो नवंबर का जो एक्ट आया था दोस्तों, क्योंकि ये नवंबर तक पूरी तरीके से मतलब बोल सकते सितंबर अक्टूबर तक कब्जा कर लिया गया था, ब्रिटिश सप्रेस कर दिया था रिवोल्ट को। तो नवंबर 1858 तक ये बोल सकते 1 जनवरी 1858 से क्या हुआ, मतलब 1857 था ये ना, हाँ। तो ये मतलब वही 1858 में आपको क्या हुआ, नंबर से एक मतलब क्राउन रूल आपको शुरू हो गया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 आया भी था। पॉलिसी ऑफ एनेक्शन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वेर ऑब्लिज्ड। तो ये सही बात है कि मतलब कि जो सबसे मेन भी का ये भी एक कारण था कि मतलब जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, आप जानते हैं कि अगर मतलब बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है, किसी भी चाइल्ड नहीं रूलर का, मतलब कोई भी अपना एक खून, मतलब बोलते हैं ना आज के समय कि अपना खून नहीं है, मतलब एक क्या बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है, मतलब बायोलॉजिकल फादर क्या उसके अपना नहीं है, और वो चाहता है कि हम कहीं से अडॉप्ट कर ले, तो उस बच्चे को वो क्या कर सकता है, हेयर या बोल सकते एक सक्सेसर नहीं बना सकता, मतलब गद्दी उनको या किस तरह का थ्रोन पर नहीं बैठा सकता उस राज्य को चलाने के लिए। तो ये ब्रिटिश का मतलब एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, जो कि किसके द्वारा लाया गया था, ये ध्यान रखना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये डलहौजी के द्वारा मेनली इसको अप्लाई किया गया था, इसको एनेक्स कर दिया गया। इंडियन सोल्जर्स वेर अलाउड टू होल्ड हायर रैंक्स इन द आर्मी एंड फॉर द ब्रिटिश रूल। तो वो दोस्तों ये आपको यहाँ पर गलत स्टेटमेंट है। क्या हुआ था उस समय, जब ब्रिटिश ने देखा
बहुत सारे लोगों को ये चीज़ बात नहीं पता होगा। कोई इंटरेस्टिंग बात अभी हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो जब 1857 का जो दोस्तों रिवोल्ट हुआ था, तो उसमें एक चीज़ ब्रिटिश ने गौर किया कि कुछ रीजन से आप जानते हैं कि पूरा ऑल ओवर इंडिया रिवोल्ट ये था नहीं, क्रांति। साउथ रीजन के लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए। नॉर्थ में अगर देखें तो नॉर्थ में भी आपको जो पंजाब रीजन के लोग थे, जो नेपाल के जो गोरखा रेजिमेंट हो गए, पंजाब हो गया, बर्मा हो गया, या ऊपर का जितना भी हरियाणा वाला स्टेट सब हो गया, तो यहाँ का जो मतलब आर्मी में जो फोर्स था, जो मतलब बात करें जो सेना था, उस सारे सेना ने क्या किया कि ब्रिटिश का साथ दिया, सप्रेस किया रिवोल्ट को, क्योंकि ब्रिटिश अकेले दम पे ये कर नहीं सकती थी। तो सारे सेनाओं ने क्या किया, इसमें साथ दिया। जितने भी सोल्जर्स थे सारे ने हेल्प किया, सारे ने ब्रिटिश को इस रिवोल्ट को सप्रेस करने में। तो ब्रिटिश ने देखा कि बिहार, और क्योंकि जो रिवोल्ट हुआ था मेनली बिहार के सोल्जर्स द्वारा, मेरठ में आप जानते हैं, यूपी मेरठ के जो वहीं से आप मंगल पांडे ने इसे शुरू किया था। उनको मतलब फांसी भी दे दिया गया बाद में जाकर। वो भी एक ग्रेट रिवॉल्यूशनरी सोल्जर थे। फिर अगर देखें तो जो बिहार में शुरू हुआ वो देवघर रीजन में, जो कि अभी मेनली बोल सकते एक झारखंड का जो एरिया है वहाँ पर इसे शुरू किया गया था। एक विलेज है देवघर में। तो उस चीज़ को आपको यहाँ पर क्या करना है, याद रखना है, समझ रहे ना। तो क्या हुआ कि मतलब कि जो सोल्जर्स थे, तो ब्रिटिश को लगा कि अरे भाई, मतलब ब्रिटिश ने जब रिवोल्ट ख़त्म हुआ तो उसने देखा कि अरे भाई कुछ तो गड़बड़ है, मतलब कि सोल्जर्स ने हमें रिवोल्ट किया। उसने क्या किया, जो बिहार का सोल्जर्स था, जो यूपी का सोल्जर्स था, जो मेरठ रीजन का, वेस्ट बंगाल का सोल्जर था, उसको ब्रिटिश ने क्या किया, तवज्जो देना या इंपॉर्टेंस देना कम कर दिया। अब क्या किया ब्रिटिश ने, जहाँ पर जैसे कि अगर एक स्थान पर जैसे 4 सोल्जर को रिक्रूट करना, जैसे 5 सोल्जर को करना, तो उसमें पहले रेशियो क्या रखता था, 3 सोल्जर्स आपको इंडिया का होगा, 2 सोल्जर्स आपको, मतलब 2 सेना ब्रिटिश का होगा। अब ब्रिटिश ने क्या कर दिया कि 4 सेना को कर दिया ब्रिटिश का, 1 सेना को कर दिया। इस रीजन से मैं बात करूँ, पूरे इंडिया में नहीं किया, क्योंकि उतना भी ब्रिटिश के पास अपना आदमी था नहीं कि वो ब्रिटेन से मंगा के सबको यहाँ लड़ा के मारे, क्योंकि वहाँ पर राइट्स के बारे में बात किया जाता था। इंडिया में ना वो लोग, मतलब उनका मतलब नहीं होता खाने का दांत, हाथी का दांत, खाने का कुछ और, दिखाने का कुछ और। तो वही चीज़ था, ब्रिटेन में जाते थे तो वो लोग राइट्स के अधिकार का बात करते थे, मतलब बड़े बड़ी बात करते थे, और इंडिया में आते थे तो वही मतलब कि लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे, उनसे मतलब काम करवाना, उनको मारना पीटना, समझ रहे ना, पूरी तरीके से प्रताड़ित करना। इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हुआ, पूरा तरीके से, मतलब सोचिए इंडिया का पूरा जितना भी रिजर्व होता है, या जितना भी मतलब बोल सकते हैं पैसा होना चाहिए, वो सारा उन्होंने ख़त्म कर दिया था। वो एक मतलब कि बहुत बड़े हिस्टोरियन उन्होंने ये बात कहा भी था कि ब्रिटिश जो रूल था एक मतलब सोखना की तरह, सोखना आप जानते हैं ना, फोम जिसको बोलते हैं आप, फोम, या जैसे सोफा समय जो फोम लगाया जाता है, सोखना जो उसको होता है, जो पानी सोख लेता है, आप डालिएगा तो पानी सोख के एकदम क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा फुल। तो ब्रिटिश क्या था, रूल जो सोखना की तरह था। वो क्या करता था, एक फोम की तरह, वो स्पॉन्ज की तरह, स्पॉन्ज आप सही वर्ड है, स्पॉन्ज बोल सकते हैं। वो क्या करता था, इंडिया में आता था और गंगा नदी का जो एरिया था वहाँ पर वो गिरता, मतलब कि शुरू होता था, स्पॉन्ज डालता था, वो स्पॉन्ज से पूरा मतलब जितना भी सब चीज़ सोख लेता था, और वो जाके निचोड़ देता था कहाँ पर, ब्रिटेन में। कहाँ निचोड़ देता था, ब्रिटेन में। तो ये गंगा से जाके आपको थैन में जाके क्या करता था, वहाँ पर निचोड़ता था। तो ये भी कहा गया, तो इसको आप उस वाक्य में समझ सकते हैं। तो ये तो ब्रिटिश का था। तो ब्रिटिश ने कहा चलो भाई, आप पंजाब गोरखा रेजिमेंट को ब्रिटिश ने देखा ये तो हमारा साथ दिया, बहुत सारे राजाओं ने साथ दिया उस समय में, तो वहाँ पर ब्रिटिश ने क्या किया, उस रेजिमेंट को ज़्यादा बढ़ावा। इसलिए आज भी देखेंगे सेना में आपको उस तरह के लोग वहाँ पर ज़्यादा मिलेंगे, मतलब उस तरह के लोग ने बोला है, उस रीजन से आपको लोग माने, क्योंकि एक कल्चर ही चला गया वहाँ से कि वो सेना में आपको ज़्यादा भर्ती देखने को मिलेगा। बिहार से, बंगाल रीजन से आपको कम देखने को मिलेगा। तो ये भी उस समय का एक मतलब बोल सकते हैं नया डेवलपमेंट क्या बोलिएगा, मतलब ब्रिटिश का ये एक पॉलिसी था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो चलिए, इस पर बात हो गया बहुत सारा। तो इंडियन सोल्जर वेल आउट, इसलिए मैंने बोला ना, ये आपको कथन गलत है। इंडियन सोल्जर्स को और ज़्यादा ब्रिटिश ने रैंक गिराना शुरू किया। अब वो सिंपल रखते थे कि वो फाइट करे, लड़े, मरे, उतना ही रहता था। ये नहीं कि उनको बड़ा हायर रैंक दे दिए, बड़ा ऑफिसर बना दिए, वो चीज़ नहीं था। ब्रिटिश अडॉप्टेड पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन सोशल एंड रिलीजियस। तो ये सही है कि ब्रिटिश ने क्या किया, आप थोड़ा सा कमी कर दिया, क्योंकि सोशल जैसे आप देखेंगे कि सती रेगुलेशन भी आया था, जो सती रेगुलेशन था 1910 में आया था। फिर अगर देखेंगे तो 18 आई थिंक अगर हम बात करें यहाँ पर तो 1856 या 65 की बात करें तो वहाँ पर ये भी आपको, हाँ 56 ही था, आई थिंक 1829 था। 1929 में सती रेगुलेशन लाया नहीं गया था। हाँ, ये 1856 में अगर देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर देखें विडो डी मैरिज एक्ट को भी लाया गया था। फिर बहुत सारा शारदा एक्ट, ये एक्ट, तो लोगों को लगता था कि ब्रिटिश हमारे यह कल्चर में काय हस्तक्षेप करे, काय इंटरवेंशन कर रही है। तो ये भी आपको क्या होगा, तो पहला, दूसरा और हमारा चौथा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो देखा ना हमने कितना मतलब कि यहाँ से अच्छे से डिस्कस किया। तो ये डिस्कशन दोस्तों आपके
के साथ होना चाहिए, क्योंकि आप एक तैयारी कर रहे हैं एक ऑफिसर्स बनने की, तो आपको हर एक तरह से सोचना पड़ेगा, समझ रहे हैं। ये नहीं कि आपने लुसेंट पढ़ लिया, ये नहीं कि आपने वन लाइनर जी के पढ़ लिया और चले गए एग्जाम में बैठने। आप ग्रुप डी का तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। पहले आप ये कंफर्म कर लीजिए आप तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं। तो तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको मतलब कि दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको मतलब कि मेहनत करना पड़ेगा। हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए। कोई आप दिक्कत होता है उस तरह का तो आप कमेंट करके बताइए, उस चीज़ को हम लोग शुरू करेंगे। जो सब्जेक्ट में आपको दिक्कत होता है, जीएस का कोई भी टॉपिक हो, जीके का, उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप सिर्फ टॉपिक का नाम बता दीजिए, इस तरह से डिस्कस करेंगे कि ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। द एडमिनिस्ट्रेशन इसमें क्या था दोस्तों, हमने बात किया पूरा, और इसमें कुछ बात करने वाली बात है। अगर देखें तो 857 में अगर लेक्चर लेना शुरू करें तो वो 1-1, 2-2 घंटा का हो जाएगा, तो उतना ज़्यादा अभी ज़रूरत है नहीं। जब मेंस आप लिखते हैं तो 1857 का रिवोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक क्वेश्चन तो आपको पूछा ही जाएगा, उसमें कोई इफ़ एंड बट नहीं है, किंतु परंतु आपका नहीं है। देखिए आपको ध्यान रखना, ये हमारा 7वां हो गया, ये कौन सा हो गया हमारा 7वां हो गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो ये आपको हिंदी में है, तो हम लोग मेनली इंग्लिश में यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, तो ये चीज़ पर आप ध्यान रखिएगा। अगर 8वां की हम लोग यहाँ बात करें, जो हमारा 8वां है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए फीचर ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग परमानेंट सेटलमेंट की। तो जो परमानेंट सेटलमेंट था दोस्तों, ये 1793 में किसके द्वारा शुरू किया गया था यहाँ पर, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। लॉर्ड वो तो अपने आप को वो भगवान ही मानते थे, तो लॉर्ड आपको सुनेंगे सब जगह, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, वहाँ पर जो गवर्नर जनरल थे उसके समय के, तो उसके द्वारा वहाँ पर शुरू किया गया था। अब इसमें क्या यहाँ पर जो एक बात की अगर हम बात करें तो ज़मींदारी सिस्टम भी इसे बोला जाता है। इसमें आप देखेंगे 3 तरह का सिस्टम था। कितने तरह का सिस्टम था इसमें, 3 तरह का आपको सिस्टम देखने को इसमें मिलेगा। वो 3 तरह का सिस्टम क्या था दोस्तों इसमें, जैसे परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था, उसी तरह से रैयतवाड़ी सिस्टम भी था, उसी तरह से महलवाड़ी सिस्टम था। तो इसमें क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा फीचर था, द रिवेन्यू वाज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द पीजेंट्स। तो ये आपको जानते हैं, ये जो पीजेंट्स के द्वारा डायरेक्ट किया जाता है, इससे हम रैयतवाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैयत मीन्स क्या होता है, किसान। तो डायरेक्ट हम किसाने से सेलेक्ट मतलब क्या करते थे, कलेक्शन रिवेन्यू का जो मतलब कर जो मतलब टैक्स होता था वो टैक्स डायरेक्ट कर लेते। रैयतवाड़ी सिस्टम था, ये चीज़ ध्यान रखना। द सिस्टम वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड मद्रास प्रेसिडेंट, तो मद्रास जो प्रेसिडेंसी था दोस्तों, तो मद्रास प्रेसिडेंसी में आप जानते हैं कि मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयत सिस्टम शुरू हुआ था, रैयतवाड़ी सिस्टम शुरू हुआ था। ये आपको जो कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट में, ये बिहार यूपी रीजन में किया गया था, बिहार यूपी वेस्ट बंगाल ये सब रीजन में किया गया था। इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना, रीजन भी याद रखना है। और इसमें खास बात क्या था कि लैंड रेवेन्यू आर नॉट फिक्स एंड कुड बी इंक्रीज। ये भी सही नहीं है, लैंड रेवेन्यू इसमें फिक्स नहीं था, लैंड रेवेन्यू इसमें फिक्स नहीं था। इसमें क्या था कि जो 1/, आपको जैसे अगर बात करें यहाँ पर तो 10th बाय जो 11th जो पार्ट था ये ब्रिटिश को जाता था, और 1/, जो मतलब 11th पार्ट था ये किसको जाता था, ये जाता था किसको, जमींदार को जाता था। और इसमें जमींदार जितना भी चाहे तो वो लैंड टैक्स, लेकिन इतना ब्रिटिश को देना पड़ेगा। ये मतलब जमींदार को फ़ायदा था इसमें, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन, बहुत ज़्यादा प्रताड़ना भी जमींदार द्वारा किया जाता था। एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म की बात करेंगे तो वो भी इसी में शुरू हो गया था। जमींदार से रिकॉग्नाइज ऑनर्स, जमींदार को ऑनर्स की तरह बताया जाता। अब क्या होता था कि जैसे किसान का कोई लैंड है, कोई ज़मीन है किसान का, अब किसान क्या करे कि वहाँ पर उस ज़मीन को मतलब कि हल जोत रही है सही से, मतलब क्या हो रहा है वहाँ पर, किसी तरह का अगर बात करें वहाँ पर तो क्या हो रहा है कि मतलब खेती में नुकसान हो गया, फसल ख़राब हो गया, तो अब जो क्रॉप्स का किस तरह से डिस्ट्रक्शन हो गया, तो अब क्या करेगी वो, तो आपको किसान पे तो नहीं कर सकते, किसान को आपको देना पड़ेगा। तो किसान को मतलब देना ही पड़ता था, और ब्रिटिश नहीं देता तो ब्रिटिश उसको मार कर लेते थे। तो वो ज़मींदार को राइट दे दिया, ब्रिटिश चाहते थे हम काहे इन्वॉल्व हो, ज़मींदार क्या करता था, वो ज़मीन छीनने का राइट मिल गया, उसको अधिकार मिल गया, वो ज़मीन ही छीन लेता था। अगर ज़मीन नहीं छीन रहा है तो फिर उसको कर्ज लेके देना पड़ेगा, तो साहूकार का पूरा एरिया डेवलप हो गया, तो वो भी एक्सप्लॉयटेशन करते थे। तो बहुत ज़्यादा ये एक्सप्लॉयटेशन था दोस्तों, बहुत ज़्यादा प्रताड़ना था। आज के समय आप जी रहे हैं तो बहुत मतलब अच्छे तरीके से जी रहे हैं, उस समय का आप सोच के आज का सोचे कंपेयर के आपको लगेगा बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ। तो चीज़ों को समझिए और मतलब आज के समय उसको सोचिए, तभी आपको लगेगा। तो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने की ज़रूरत नहीं है। आज आप जिस कंडीशन में, बहुत अच्छा कंडीशन है, उसका सराहना कीजिए, थोड़ा सा आपको मेहनत कीजिए, समझ रहे, नॉलेज कभी ख़राब नहीं जाता है। एक ही जॉब नहीं है, बहुत सारा मतलब कमाने के लिए। आप ऐसा नहीं कि आपको जॉब नहीं मिलेगा, आप भूखे मर जाइएगा, किसी तरह का मतलब जितना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखिएगा ना, उतना ज़्यादा आपको मतलब क्या होगा, क्या बोल सकते हैं, दुख होगा आपको। बोले ना बुद्धा जी, ये मतलब जो लॉर्ड बुद्धा है हमारे, भगवान बुद्ध, उन्होंने इस चीज़ को बोला है
समझ रहे ना। डिज़ायर इज़ द कॉज ऑफ सोरो। जितना ज़्यादा आप इच्छा रखिएगा उतना ज़्यादा आपको दुख मिलेगा, समझे। तो दुख से निरोध पाने के लिए आपको जो अष्टांगिक मार्ग है उस अष्टांगिक मार्ग को अपनाइए, मध्यम पाथ अपनाइए, और ज़्यादा आपको प्रेशर, ज़्यादा आपको मतलब टेंशन नहीं लेना, चाहे एग्ज़ाम हो, चाहे लाइफ का कोई भी चीज़ हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो कुछ कुछ मोटिवेशन आपको बनाए रखना पड़ेगा। तो चलिए, इतना चीज़ आप यहाँ पर क्या किए, समझ चुके हैं, और इसमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं। तो कौन सा रीजन में ये दोस्तों था, बिहार में, बंगाल में, और आपसे पूछा जा सकता और कौन सा रीजन में था। रीजन याद कर लेना है, इसको भूलना नहीं है। आप जानते हैं कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा पूरा एक ही मतलब बंगाल ही रीजन कहलाता उस समय, और उत्तर प्रदेश के कुछ वाराणसी के आपको पार्ट में ये चीज़ देखने को मिल जाएगा, समझ रहे हैं ना। ये बनारस के कुछ पार्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इससे ज़्यादा जानकारी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसी तरह चले नम्मा क्वेश्चन पर आते हैं, 9th क्वेश्चन पर आते हैं। लेक्चर को आई थिंक रहने देते हैं, कितना है, 49 मिनट हो गया। चलिए 9, 10, 10 क्वेश्चन कम से कम कर लेते हैं ना। आप लोग बताइए, अगर ये चीज़ सही लग रहा है तो सही है, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे कि वह वन लाइनर पढ़ते रहेंगे, ठीक लगाएंगे और वन लाइन बाय लाइन पढ़ देंगे। तो फिर मुझे जैसा लग रहा है कि ये ज़्यादा कारगर है, ज़्यादा मतलब अच्छा साबित हो सकता है अगर आप इस चीज़ पर ध्यान देंगे तो चलिए, अगर नम्मा क्वेश्चन हम देखें यहाँ पर, हमारा 9th क्वेश्चन क्या है कि जो रैयतवाड़ी सिस्टम, जैसे हमने रैयतवाड़ी की बात की ना, तो रैयतवाड़ी भी आपका डिवीजन हो जाएगा। ये आपको इंट्रोड्यूस मद्रास प्रेसिडेंसी में किया गया था, ये सही है, मद्रास प्रेसिडेंसी में ये इंट्रोड्यूस किया गया था, समझ रहे हैं ना। 19th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया गया था, और किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था ये चीज़ आपको देखना, थॉमस मुनरो उस समय के जो वहाँ मतलब मेनली मद्रास प्रेसिडेंसी के जो मेनली लीडर थे, जो गवर्नर आप बोल सकते, थॉमस मुनरो और प्लस कैप्टन रीड, ये दोनों ने मिलकर इस चीज़ को यहाँ पर शुरू किया था। रैयतवाड़ी था, इसमें डायरेक्ट पीजेंट से वो पैसा लेते थे, किस तरह का ऑनरशिप इसमें ज़मींदारी का नहीं था, ये चीज़ आपको लिया जाता था, कोई इंटरमीडिएरीज का बात इसमें नहीं था। तो ये पहला सही, अंडर दिस डायरेक्टली फ्रॉम द पीजेंट, ये भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा की बात करें, लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड परमानेंटली एंड डिड नॉट चेंज, नहीं ऐसा बात नहीं है। परमानेंट में लैंड, इसे परमानेंट से बुलाते, उसमें लैंड रेवेन्यू फिक्स था, लेकिन रैयतवाड़ी में आपको फिक्स नहीं था लैंड रेवेन्यू। मतलब पीरियोडिक डिवीज़न होता था कि लैंड का प्रोडक्टिविटी कितना, जो लैंड का हमारा प्रोडक्टिविटी था, जो उपज था, जो खेती का उपज कितना है, फसल कितना ज़्यादा आप उगाते हैं, उस हिसाब से आपका कैलकुलेशन किया जाता था कि आपको कितना मतलब कि लगान देना पड़ेगा, कितना कर, कितना टैक्स आपको ब्रिटिश को देना पड़ेगा। ये चीज़ आपको, इसमें 2 ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, और ज़्यादा जानकारी ज़रूरत नहीं है। 10वां अगर देखें दोस्तों, ये हम लास्ट बट नॉट लिस्ट की बात करते हैं, मतलब क्वेश्चन को यहीं पर एंड कर देंगे क्योंकि सेशन बड़ा हो जाएगा। तो इसमें अगर हम बात करें दोस्तों फैमिन की अगर यहाँ पर बात करें, जो फैमिन था हमारा, कंसिडर फॉर फ्रीक्वेंट फैमिन्स क्या था, मोर फ्रीक्वेंट एंड सीवियर इन लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। फैमिन मीन्स क्या होता है दोस्तों, जब भूखमरी की स्थिति बहुत ज़्यादा आती है, फसल आपका सूख गया, फसल ख़राब हो गया, पूरे देश में फसल नहीं उग रहा है, जो फसल है उसका क्या कर रहा है, उसका निर्यात हो रहा है आपको बॉर्डर स्टेट में, मतलब मेनली जो दूसरे देश को भेज दिया अपने देश में। ब्रिटिश यही करती थी ना, फसल यहाँ से लेती थी या किस तरह का, और वो भेज देती थी ब्रिटेन में, या मतलब सोल्जर्स को खिला दिया जाता था। तो मतलब उसको क्या किया जाता था आपको, या किसी तरह का खेती का फसल ख़राब हो गया, किसानों को मतलब ज़बरदस्ती लगान देना पड़ रहा है, वो ज़मीन बेच रही है अपनी पूरा मतलब प्रॉपर्टी उनको बेचना पड़ रहा है, खुद मतलब एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत ज़्यादा झेलना पड़ रहा है, प्रताड़ना भी झेलना पड़ रहा है ब्रिटिश के द्वारा। तो ये सब चीज़ जब बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर चलते थे, एक फैमिन का कंडीशन शुरू होता है। फैमिन में क्या होता है दोस्तों, अकाल पड़ जाता है, अकाल मृत्यु आपने देखा, अकाल पड़ जाता है, मतलब कि वो खाना नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, पूरी तरह से भूखमरी का स्थिति हो गया। तो जैसे आज के समय आप गाजा को देखें, तो गाजा को एक फैमिन कंट्री अभी बोल दिया गया, जो यूनाइटेड नेशंस द्वारा जो अभी डिक्लेयर किया गया कि गाजा एक तरह से वहाँ पर लोग भूखमरी की स्थिति इतना ज़्यादा हो गया कि वहाँ पर देखेंगे आप, मतलब जो फोटो सब आता है तो फोटो देख के आपको ऐसा लगेगा कि भाई ऐसा स्थिति कैसे हो सकता है किसी भी देश में। आज के समय में जो इतना फसल उपज का जो मतलब पूरा देख सकते हैं प्रोडक्शन है, लोग मतलब कि बर्बाद हो रहा फसल आज के समय देश में, हमारे देश में अगर देख लीजिए आप उस चीज़ को। लेकिन ऐसा कंट्री आज भी के समय की पॉलिटिकल इतना ज़्यादा अनस्टेबल हो गया कि वहाँ पर आज भी भूखमरी की स्थिति आपको देखने को मिल रहा है। तो वो चीज़ आपको वहाँ पर ध्यान रखना है। तो अगर देखें यहाँ पर, द ब्रिटिश गवर्नमेंट केम more frequent and severe. British government had comprehensive data on agriculture production to manage famines effectively. तो अगर यहाँ पर अगर ये चीज़ रहता है कि ब्रिटिश को अगर सही से मतलब मैनेज ही कर लेता, तो फिर इतना ज़्यादा जो फैमिन 1943 में हुआ था, जिसमें कि 30 लाख लोगों की मौत हुई थी, समझ रहे हैं ना। 1953 में कि आपको 18th सेंचुरी में हुआ था, 1770s के समय में, 1773 के समय में, इस तरह में आपको देखने को मिलेगा। जैसे 19th सेंचुरी की बात करें तो 1860 से 61 के बीच में हुआ था,
मतलब 10-10 लाख 20-20 लाख लोग मर जाते, तो वो भी समझ उस समय का डाटा है, गलत है कि सही है, डाटा का छेड़छाड़ भी किया जा सकता। ब्रिटिश द्वारा तो जानते हैं डाटा किस तरह से निकाला जाता था। तो ये सब सारा चीज़ आपको 19वीं सेंचुरी में देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही एक खतरनाक चीज़ था। मतलब लोग मतलब मर रहे हैं भूख के कारण। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। हमने बात किया ना, लैंड रिवेन्यू डिमांड्स आपका बहुत ज़्यादा था, क्रॉप फेल्यूर्स था, फिर भी लोगों को मतलब पूरा लगान भरना पड़ता था। तो 1 और 3 इसका क्या होगा, ऑप्शन सही होगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे आपको मतलब 11th क्वेश्चन से। अब क्या करेंगे, क्योंकि क्या होता है क्वेश्चन 1 घंटा से ज़्यादा हो गया, अगर आपका जैसा रिस्पॉन्स रहेगा तो हम लोग 5-5 घंटा का भी सीरीज लाएंगे, मतलब पूरा कंप्लीट करेंगे, समझ रहे हैं। 10-10 क्वेश्चन भी अगर आपको 100 क्वेश्चन करवा दिया, उस 100 क्वेश्चन में अगर समझ आपका 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जा रहा है, तो टॉपिक बाय टॉपिक। ऐसी में क्या है, आपसे 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन निकाल, क्योंकि ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, तो इसको आप एक क्वेश्चन मत समझिएगा। अगर एक क्वेश्चन हम लाएंगे तो इसमें अभी तक हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करें, इसको एक क्वेश्चन मत समझिएगा, ये कम से कम आपको 50 क्वेश्चन डिस्कस हुआ है, ये चीज़ आप मान के चलिए, समझ रहे हैं ना। एक क्वेश्चन से आप यहाँ 5 क्वेश्चन बना सकते हैं। हम लोग सारा चीज़ यहाँ पर क्या करें, डिस्कस करें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जैसा आपका रिस्पॉन्स होगा उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे, बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो रहने देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड टेक केयर।